हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो से हम कक्षा 9वीं की गणित विषय की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और गणित की तैयारी हम प्रश्न बैंक से करेंगे। प्रश्न बैंक के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे, क्योंकि प्रश्न बैंक में भी पर्याप्त क्वेश्चन है। बहुत प्रश्न दे रखे हैं पूरी प्रश्न बैंक में, और यदि आप पूरी तैयारी करेंगे इसकी तो हमें बहुत समय लगेगा। तो इसके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको तैयार करते हुए चलेंगे। इसके साथ ही हम कक्षा 9वीं की गणित में से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हुए रहेंगे। तो इसकी तैयारी का रोज ही एक वीडियो अपलोड होने वाला है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और कक्षा 9वीं गणित विषय की आप संपूर्ण तैयारी कर सको। अधिकतर बच्चों को गणित विषय कठिन लगता है, लेकिन यदि आप लगातार वीडियो देखते रहोगे तो गणित आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज से ही। आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति की। तो अध्याय 1 के सारे जो प्रश्न यहाँ दे रखे हैं उसको हम तैयार करेंगे। तो आज हम सही विकल्प चुनकर लिखे यह प्रश्न तैयार करते हैं और इसको भी संपूर्ण हल करते हुए करेंगे। इसकी जो भी बेसिक समझ है सारी हम समझते हुए करेंगे। इसको सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा तो वह क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर मतलब उसका घटाव सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है, वो संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ की q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वह परिमेय संख्या होती है। और p और q एक पूर्णांक संख्याएं हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है उसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या होगी। इसको भी हम आगे समझ लेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो हमने देखा परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है 3 धन √23 ऋण √23, तो यहाँ पे √23 में से कोई सी भी संख्या घटेगी तो अपरिमेय संख्या ही आएगी, क्योंकि यहाँ ऊपर ही हमने देखा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या में से कुछ भी घटाएंगे तो चाहे परिमेय हो या अपरिमेय, यदि घटाएंगे तो यहाँ अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है तो यहाँ पे है 2 अंडर रूट है 7 और फिर है 7 √7। तो √7 से तो √7 कट जाएगा, बचेगा 2 बटा 7। तो यह तो परिमेय संख्या हो गई। तो 2 बटा 7 एक परिमेय संख्या है, तो ब वाला आंसर ही इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही यह जो स वाला आंसर है 1 बटा √2, तो यहाँ √2 बटा में है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी और यह भी अपरिमेय संख्या थी। इसी प्रकार यह जो अंडर वाली दोनों संख्याएं यह भी अपरिमेय संख्या और इसका सही आंसर है ब वाला 2 √7 बटे 7 √7। √7 से √7 कट जाएगा और यहाँ पे 2 बटे 7 परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है यदि a बड़ा है 0 से, ये जो चिन्ह है बड़ा का है और a के तरफ बड़ा खुला हुआ मुंह है, इसलिए हम कहेंगे कि a बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से कौन सा सत्य होगा ऐसी स्थिति में यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो स वाला आंसर है, स वाला यह वाला सही होगा, ये आंसर सही होगा यहाँ पर, क्योंकि p और q परिमेय संख्या है यहाँ पर, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा और a जो है 0 से बड़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि b बड़ा है 0 से। अब यहाँ पे हमें कहा गया कि b बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? तो ऐसी स्थिति में द वाला bm भागित bn बराबर b m ऋण n, ठीक है, क्योंकि बटे में है ऊपर जाएगा तो m में से n घटा देंगे तो यह वाला राइट होगा।
इसके बाद जो पांचवा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो जो नहीं है वह बतानी। 1 और 2 के बीच मतलब 1 या 1 से बड़ी हो सकती है और 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एक संख्या को यदि हम देखते हैं तो 5/4, ठीक है, 5/4 मतलब 5 में 4 का भाग है। तो 4 एकम 4, 4 एक बच्चा, यहाँ पे दशमलव की 0 लग जाएगी, फिर 4 दूना 8, तो 1.2 हो रहा। तो यह 1 और 2 के बीच का है, तो पहली वाली तो है 1 और 2 के बीच की। उसी प्रकार है 11/8 मतलब 11 में 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 एकम 8, 9 10 11 3 बच्चे, दशमलव की 0। अब 8 तिया 24, तो 1.3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1.3, तो यह भी 1 और 2 के बीच की हो जाएगी। यहाँ पे 1.2 आया था। अब जो अगली संख्या 17/8, तो 17/8 मतलब 17 में 8 का भाग लगाना है। तो यदि भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाता है। यहाँ पर यहाँ एक बच्चा, दशमलव की 0, फिर 8 एकम 8, तो यह तो 2 से ऊपर जा रहा क्योंकि 2.1 हो रही है, 2 से कम होनी चाहिए, 2 या 2 से कम वाली चाहिए क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच की संख्या चाहिए, तो ये 2.1 हो रही है। तो यह जो संख्या या 1 और 2 के बीच की नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा स। के बाद यदि द वाला भी हम देख ले तो 13 में 8 का भाग जाएगा, ठीक है, 13 में 8 का, तो 8 एकम 8, बचेंगे 5, यहाँ पे दशमलव की 0 लग जाएगी और 8 छंग 48 हो जाएगा। तो 1.6 होगा, तो 2 से छोटी और 1 से बड़ी है, तो यह भी सही थी। तो केवल ये वाली जो सवाली है 2 से बड़ी हो रही है, इसलिए यह जो संख्या है यह 1 और 2 के बीच की नहीं है, तो आंसर आएगा स। इस प्रकार से आंसर हम निकालेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा। वह सदैव एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। बाद अगला प्रश्न है, इनमें से अपरिमेय संख्या, तो हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो जो अंडर रूट वाली संख्या वह तो अपरिमेय संख्या होती है, हमें पता, तो यह अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार यदि अंडर रूट 225 है लेकिन अंडर रूट 225 अपरिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 225 है। यदि हम अंडर रूट 225 को 15 गुणित 15 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 15 में 15 का गुणा करते तो 225 हो जाता है। 15 का वर्ग होता 225, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। और 15 गुणा 15 अंडर में है, तो अंडर से बाहर आएगा तो ये 15 हो जाएगा। इसलिए हम इसकी जगह 15 लिख सकते हैं। इस वाले की जगह यदि हम 15 लिख देंगे तो परिमेय संख्या में बदल जाएगी, तो यह तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अंडर रूट जो 49 है, अंडर रूट 49, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणा 7, ठीक है। तो 7 गुणा 7 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे केवल 7 हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम 7 लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 15 लिख सकते हैं, और यह तो सामान्य संख्या यहाँ पर है ही सही। इसलिए यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या वह है अंडर रूट 23। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार है। अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार है, तो यह इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती। अंडर रूट वाली संख्याओं का दशमलव प्रसार अधिकतर होता अशांत अनावर्ती, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय की बात हो रही है, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की संख्या का अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का होता है, लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार का नहीं हो सकता। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, तो इसमें हमें अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे है अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16/25 है, तो देखो अंडर रूट 16/25। यदि हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जो 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, ठीक है। अंडर रूट में 16 को हमने लिख दिया 4 गुणा 4, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, मतलब ये अंडर रूट में 4 गुणा 4 का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगी 5, और ये अंडर रूट के बाहर आ गया 4/5 हो जाएगी। तो ये संख्या तो परिमेय संख्या हो गई है। उसी प्रकार अंडर रूट
12 बटा √3, तो √12 बटा √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, क्योंकि 4 तिया 12 बटा √3। अब ये जो 4 है, ये 4 क्या होता है? 4 होता है 2 गुना 2, तो √4 की जगह हम लिख देंगे 2, और ये 2 बाहर आ गया इसमें से एक। और यहाँ पे जो 3 है, ये √3 बचा है, और नीचे का √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा 2। तो यह भी एक परिमेय संख्या में बदल गया, ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार √225 तो हमने देखा ही था कि जो 225 है वह 15 का वर्ग होता है 225, तो हम लिख देंगे √15 गुणा 15, और इन दोनों का जब √ हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केवल 15, तो यहाँ तो 15 हो गया है। तो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तो परिमेय है, तो √11 जो बचा है यह अपरिमेय संख्या है, यह जो है अपरिमेय संख्या है। अब हम अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 धन √3 3 ऋण √3 का मान है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र है, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि a धन b a ऋण b, ठीक है। यदि ऐसा लिखा हो कि a धन b a ऋण b, तो इसका मान होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर जो है a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर √3 मानो, तो a धन b और a ऋण b के रूप में लिखा है, और यहाँ पे a के स्थान पर क्या है? a बराबर है 3 और b बराबर है √3, तो a धन b और a ऋण b के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर a का वर्ग ऋण b का वर्ग वाला सूत्र लगाते हैं, तो a के स्थान पर है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 का वर्ग ऋण b के स्थान पर है √3, तो √3 का वर्ग। 3 का वर्ग करा तो हो गया 9, √3 का वर्ग करा तो हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 9 में से 3 घटा दिया तो बचा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। यहाँ आंसर आएगा 6, और इसको इस प्रकार से हल करेंगे सूत्र में रख के। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 की घात 0 धन 2 की घात 0 बटा 2 की घात 0 का मान होगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हो जाएगा 1 धन, ठीक है, इसका मान हो गया 1, और ये 2 की घात 0 मतलब 1 बटा 1, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, और 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 2। इसके बाद अगला प्रश्न है 6/7 का दशमलव प्रसार है। 6/7 का दशमलव प्रसार, तो इसको कैसे निकालेंगे? दशमलव प्रसार जब भी निकालना हो तो 6/7 है, मतलब 6 में 7 का हमें भाग लगाना है। तो यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे 0 और फिर एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव की 0 लग जाएगी। अब भाग लगाएंगे तो 7 × 8 = 56, 56 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ बचेगा 4। अब दशमलव की 0 वापस लग जाएगी। 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35, ठीक है, 35 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हुआ 5, और यहाँ पे देखो इतना हमने कर लिया, इतने में ही हमें पता चल गया कि इसका आंसर होगा 0.85, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि बाकी किसी में 8 नहीं आ रहा है, तो ये ही आए। दशमलव के बाद 8 यहाँ आएगा, तो यह इसका उत्तर होगा दशमलव प्रसार वाला द वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होगी। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल, तो जब भी अपरिमेय संख्याओं का योगफल करेंगे तो वह सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगला जो है, अगला प्रश्न है 100 की घात 1/2 और इस पूरे का वर्ग का मान है। तो 100 की घात 1/2, इसका मतलब है कि इसका जो है अंडर रूट कर लेंगे। 1/2 घात है तो इसका अंडर रूट, तो 100 का जो अंडर रूट है वो हो जाएगा 10। 100 की घात 1/2 का मतलब हो जाएगा 10, और इस पूरे की घात 2 थी वापस से, मतलब 10 की घात 2 मतलब 10 × 10, 10 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा 10 × 10 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 100। इसके बाद अगला प्रश्न है 64 ऋण 1/2, ठीक है। अब 1/2 मतलब तो हम अंडर रूट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋण वाली संख्या, तो ऋण को हम धन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 64 को हम बटे में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ जो है ये जो ऋण का चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि इसको हम बटे में ले आए। तो यहाँ पे जो है 1/4
64 की घात 1/2, तो घात 1/2 मतलब अंडर रूट हो जाता, मतलब 1/√64। अब अंडर रूट 64 को हल करेंगे तो हमें पता है कि 1/√64 मतलब हो जाता है 8 गुणा 8, 8 × 64 होते हैं। अब यहाँ पे 8 गुणा 8 है तो इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो यहाँ पे केवल 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये आंसर होगा 1/8। तो इसका जो ब वाला आंसर है वह सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है P/Q के रूप में 1.999 का मान जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, क्या होगा? तो 1.99 को हम लगभग 2 मान लेंगे, तो यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं 2। इसके बाद अगला प्रश्न है 1/√7-2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो बहुत आसान है परिमेयकरण करना इसका। तो ऐसी संख्या का जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो देखो इसको हम करेंगे यहाँ पे 1/√7-2। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे ऋण वाला मान है, तो यहाँ पे हम धन वाली संख्या लेके ऐसी ही संख्या जिसमें यहाँ बीच में धन हो उसको लेंगे, तो √7-2 बटे √7-2। तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे हम √7-2 वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा कर देंगे, क्योंकि ये समान संख्या है आपस में कट सकती है, ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएगी और इससे इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इस संख्या का यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ही जगह गुणा कर दिया है। ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √7-2 बटे, अब यहाँ देखो √7-2 और √7-2, तो इसका a ऋण b और a धन b वाला सूत्र यहाँ पे फिर से लग जाएगा। ठीक है, a ऋण b और a धन b, तो इसका मान क्या था? a का वर्ग ऋण b का वर्ग, जो कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में भी करा था। तो a के स्थान पर यहाँ पे √7 है, तो √7 का वर्ग ऋण b के स्थान पर 2 है, मतलब 2 का वर्ग। तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा वह ऊपर तो हो जाएगा √7-2 बटे √7 का वर्ग, मतलब 7 का वर्ग, √7 का वर्ग करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √7-2 बटे, यहाँ पे 7 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा √7-2 बटा 3। ठीक है, अ वाला जो आंसर था ना ये राइट होगा। यहाँ पे इस प्रकार से हल करेंगे तो यहाँ पे √7-2 बटे 3 यह आंसर आएगा। सूत्र से हम इसको हल करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी? तो देखो यहाँ पे कौन सी है, 0.23 और यहाँ पे तो है 0.230, 2300, 2300, यह तो इसी प्रकार आगे बढ़ती जा रही, ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हुई है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, बाकी तो निश्चित है इतनी ही है, लेकिन यह और आगे बढ़ती जा रही क्योंकि यहाँ बिंदु लगे हुए हैं, तो यह है अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आज हमने वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। वैकल्पिक प्रश्न इसको समझ के हमने करा है, और यदि आपको इसमें से भी कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए हैं तो अगली बार से हम इसको कॉपी में हल करके करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।